The acceleration of a projectile at the highest point, ये discussion काफी हुई इस पे और ऊपर पे भी हुई. So the basically answer is G. जो acceleration of projectile है वो zero नहीं होगा. Velocity, दो velocity zero, लेकिन acceleration at highest point is not zero and it's 9.8 meter per second and direction उसकी जो है वो downward होगी क्योंकि जमीन की जो gravity है वो उसे attract कर रही है. When the body is moving with constant acceleration, then instantaneous acceleration is equal to average acceleration. यानी instantaneous से मुराद बेसिकली क्या होता है कि खास लम्हे का एक टाइम. तो जब acceleration constant है मतलब आप किसी भी लम्हे देखें उसका आंसर सेम आएगा. सो आप उसको instantaneously देख लें या एवरेज देख लें. फॉर एग्जाम्पल, what is the average of 5 5 5 5 5? 5 numbers are repeated 4 times, so average will be 5. सो किसी खास लम्हे उसकी वैल्यू देख लें और एवरेज देख लें तो वो सेम होगी. सो द सेम MCQs could hold for the velocity as well. When the body is moving with constant velocity, then instantaneous velocity is equal to average velocity. The total change in moment of an isolated system is. सर पिछला जो क्वेश्चन है उसमें काइंडली एक बात पूछनी थी. हम यूं ना इससे एक टिक नहीं बना सकते हैं कि अगर तीन ये जैसे इंस्टेंटेनियस होती है, एवरेज होती है और हमारे पास जो है यूनिफॉर्म होती है, अगर इन तीनों में से अगर दो सेम है तो तीसरी ऑटोमेटिकली उन दोनों के सेम होगी. दो अगर सेम है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर हो जाएं तब बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है. ठीक है, लेकिन उसमें हम अगर एवरेज हाँ कह सकते हैं कि अगर दो सेम, बिल्कुल एक के साथ नहीं हम कर सकते जनरल रूल, लेकिन दो के साथ बना सकते हैं. हाँ जी, अगर मतलब दो तीनों में से कोई से दो सेम है हो तो जाए तो तीसरी तीसरी उनके खुद ब खुद हो जाती है. एक के साथ दो नहीं हो सकते, लेकिन दो के बाय वन गेट टू फ्री के ऑफर नहीं है, लेकिन बाय टू गेट वन फ्री के ऑफर है. ओके, यस थैंक्स. ये बिल्कुल वाकई इट्स अप्लाई. थैंक्स सर. Okay, the total change in momentum of an isolated system is zero. Law of conservation of momentum, initial momentum is equal to final momentum. Change लेंगे तो final minus initial is equal to zero. Which of the following statements related to Newton's third law is not correct? The two forces must be of same type. The two forces must act on different bodies. Yes, it should. The two forces are opposite in direction. Okay, the two forces are equal and opposite, so the bodies are in equilibrium. ये हम नहीं कह सकते कि bodies equilibrium में होंगी. They can be or they can never not be. So जब इस तरह की स्टेटमेंट है तो उसमें आपने always वाली चीज देखनी है कि हर दफा होल्ड करे. Pull of the moon on mass of 20 kilogram on its surface. So mass है 20 और G की वैल्यू हमें चाहिए. अब G जो है वो मून पे अर्थ की ग्रेविटी का 6 टाइम होता है, जिसे हम ऑलमोस्ट 1.67 ले सकते हैं. तो 1.67 विल बी 167. 167 को डबल करेंगे तो is it answer is here? Just a minute. 1.67 multiply by 20, 33.4. Okay, 33.4 नहीं, but then we could round out it as 33.2. Why it's happened? Okay, it could be edited. Okay, the acceleration due to gravity on the surface of planet Q is 3 times than on Earth. Does an object when is measured mass 5 kg, what would it have a mass on it? अब देखिए ये भी एक ट्रिक होती है. बाजू का जो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत लेंथी हो उसका आंसर उतना ही आसान होता है. आई रिमेम्बर इन 2020 फर्स्ट अटेम्प्ट एक क्वेश्चन आया और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो फर्स्ट क्वेश्चन था. क्वेश्चन क्या था कि दो बालून्स हैं, उनको एक धागे के साथ बांधा गया, उनकी लेंथ इतनी है, प्रॉपर लेंथ वाज गिवन. नीचे से आई थिंक कोई मोटर चल रही है, वो मोटर की स्पीड इतनी है. सो बताएं कि जब वो मोटर चलेगी यानी एयर चेंज होगी स्पीड, तो बताएं बालून्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे या सेम रहेंगे. इस तरह का कुछ क्वेश्चन था. अब अगर हम इसे सॉल्व करते तो दैट माइट टेक 10 मिनट्स और आंसर वही आता जो कि सिंपल बर्नौली इक्वेशन लगाने से आ जाता है कि वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो. तो वही सेम जो हम FSC चैप्टर 6 में ट्रेन की एग्जांपल पढ़ते हैं, बोट्स वाली पढ़ते हैं. द बोट फिनोमिना कैन बी
replicated here कि दो बोट्स हैं, अगर उनके दरमियान स्पीड बढ़ रही है तो बोट्स will attract towards each other. So the same case for the balloons. अब देखें what I am saying here कि mass चेंज नहीं होता, आप कहाँ मर्जी चले जाए. So answer is 5K. That's it. वो जहाँ मर्जी आपको घुमाता रहे, अगर आप ट्रिक के लिहाज से श्योर हैं तो that's it. You are more than ready to go. सर एक Okay. क्वेश्चन है यहाँ पे. जी जी. ये जो इस दफा अटेम्प्ट में आया हुआ था, ये जो हम थर्मास यूज करते हैं घरों में चाय के लिए, तो इसमें वो कहता है कि वो ग्लास के बायर और थर्मास का जो प्लास्टिक का हिस्सा होता है उसके दरमियान स्पेस होती है ना थोड़ी सी. जी जी बिल्कुल. कहता है कि ये स्पेस क्यों होती है सर? हाँ उसमें उसने I didn't remember the options. Did you remember the options? ऑप्शन मतलब मुझे जो मैंने वैसे जो टिक किया था वो मुझे याद है कि उसने कहा था हीट ट्रांसफर होने से बचाने के लिए. जी जी इंसुलेशन, यानी उसमें यही था कि वो हम इंसुलेटर को ट्रांसफर जो हीट है ना उसको बेसिकली करने के लिए करते हैं ना, लेकिन उसमें रीजन आई थिंक पूछी गई थी. जस्ट अ मिनट. यानी कन्वेक्शन को बेसिकली स्टॉप करना था. वो आई वुड शेयर इन द ग्रुप. मेरे पास वो पेपर है, कुछ लिखे हुए क्वेश्चन, बल्कि ड्राइव में भी पड़ा हुआ है. सो उधर से देख के हम उसे नेक्स्ट देख लेते हैं. ठीक सर. ओके. In an elastic collision of two bodies having equal masses. Okay, so equal masses से कोई कंसर्न नहीं है हमारा क्योंकि ये इलास्टिक collision है. यानी ये भी है कि आपने पॉइंट कौन सा नोट करना है. अगर मैं इक्वल मैसेज का करूंगा तो मैं स्पेशल केसेस में मोस्ट प्रोबेबली शायद चला जाऊं, लेकिन क्वेश्चन है सिर्फ इलास्टिक collision. So elastic collision of two equal masses, so हमारा काइनेटिक एंड मोमेंटम जो कंजर्व रहेगा. That's it. क्योंकि इलास्टिक collision की तारीफ ही है. A second is defined as the duration of vibration of. Okay. So what should be the answer? I think cesium है इसका. यस सर, सीजियम एटम ही है. Okay, its answer is cesium. Okay. The 33 question ये कुछ students का incorrect हुआ है in abundance. So a vector A is multiplied by dimensional scalar B. The resultant vector C will have, ये लिखा हुआ है, यानी FSC chapter 2 में स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक का सेकंड पैराग्राफ है कि अगर हम उससे मिसाल दी हुई है, अगर हम मैस विच इज अ डिमेंशनल स्केलर उसको एक वेक्टर v से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल गेट अ न्यू वेक्टर नोन एज अ मोमेंटम वेक्टर. और मोमेंटम की डिमेंशन जारी बात है डिफरेंट होगी. सो नॉट इनफ इंफॉर्मेशन वाला नहीं सा, इट वुड बी none of these. तो इसका आंसर होगा द डिमेंशन. वो बेसिक ऑप्शन में अगर देता तो वो इजीली प्रेडिक्ट हो जाना था कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इसका आंसर यानी वर्ड्स में हो सकता है कि द न्यू डिमेंशन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डिमेंशंस ऑफ बोथ फिजिकल क्वांटिटीज. ओके ये मैक्स. डिमेंशनल से मुराद, जी ये डिमेंशनल स्केलर से मुराद क्या है? डिमेंशन स्केलर ऐसा स्केलर जिसकी डिमेंशन हो, जैसे कि मैस है, यानी मैस स्केलर है हाँ जी. विद अ डिमेंशन. टू एक स्केलर है लेकिन डिमेंशन ही रखता, तो ये डिमेंशन लेस स्केलर है. यानी एफएससी की बुक अच्छा में अच्छा. ये सेकंड पैराग्राफ है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जी वाला. दिया गया है, तो यहाँ से वो डिमेंशनल स्केलर की वजह से एमसीक्यूज गलत हुआ था मेरा वैसे. जी जी बेसिकली मैंने नन ऑफ दीज में इसलिए रखा ना, अगर मैं वो लाइन लिख देता तो वो इजी होता प्रेडिक्ट करना. सो जी. नो प्रॉब्लम. वैसे नेक्स्ट एफएससी के नंबर. लिए कुछ व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर देन द रिजल्टेंट इज. तो एग्जैक्टली यहाँ उसमें ये है बिल्कुल. दे सकते हैं, पर वो डिमेंशनल की वजह से, मतलब डिमेंशनल से मुराद, मतलब आप सिंपल क्या ले रहे हैं यहाँ पे? यानी ऐसा स्केलर जिसकी डिमेंशन हो. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जैसे सर, मैस थैंक है, यू. मैस की डिमेंशन m है, टू भी एक स्केलर है कैपिटल है. लेकिन ये डिमेंशन नहीं है. तो दोनों स्केलर्स है लेकिन फर्क दोनों में सिर्फ डिमेंशन का है. जैसे जी सर, बाज थैंक वेक्टर्स यू. हैं, यानी बाज सॉरी वेक्टर सेट के बाज फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डिमेंशन नहीं है. फॉर एग्जांपल रिजॉल्विंग पावर. अब रिजॉल्विंग पावर एक फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन उसकी डिमेंशन नहीं है, सो इट्स अ डिमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी. सो इस तरह यानी कुछ चीजें हैं जो हो सकती हैं. सी नहीं है. बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन इनफ प्रोवाइडेड है कि उसका आंसर जो है, ये नॉट इनफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि मैं यहाँ से आंसर नहीं दे सकता, बट आई कैन. तो बहुत कम एमसीक्यू कोई ऐसा होगा, मेरे साथ तो आज तक कोई इत्तेफाक नहीं हुआ जैसे एमसीक्यू जिसमें नॉट इनफ इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन ठीक हो.
ये बेसिकली सिर्फ तब दिया जाता है जब कोई चीज हिडन रखी जाती है और अस्यूम ये किया जाता है कि बच्चा खुद सोचे, और अगर वो नहीं सोच पाता तो फिर वो इस ऑप्शन को सोचे कि हाँ ठीक है इसमें सवाल ही पूरा नहीं है, हालांकि वो सवाल कंप्लीट होता है और उसका आंसर मौजूद होता है। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में बी इनफिनाइट, कितने मर्जी कंपोनेंट बना लें, आपकी मर्जी है, डिपेंड अपॉन द एंगल। The direction of null vector is always arbitrary होती है, so it will be none of these. A body is in equilibrium always at rest? No, body can be in equilibrium with having a uniform motion, so it will be maybe a rest or uniform motion. इसी वजह से इस equilibrium की दो types हैं, static equilibrium और dynamic equilibrium. Static में body rest पे है, dynamic में uniform motion में होता है। Accelerated motion में equilibrium में नहीं हो सकता। Three coplanar forces acting on a body keep in equilibrium. They should therefore be, they should certainly joint on a point. And when different forces join on a point are known as concurrent forces. So इसका आंसर A हो सकता है। It is easier to turn a steering wheel when both hands than with a single hand because the couple is produced here and the couple helps to move it accordingly. The cross product of two vectors is negative n. ये हम parallel के लिए anti parallel के लिए a cross b is equal to a b sin theta. So sin 0 और sin 180 0 होते हैं, perpendicular में 1 होगा, so it should be none of this. I think इसमें option नहीं exact बनता। अगर सर जी जी यहाँ पे जो है वो बी क्रॉस ए कर दिया जाए और वो परपेंडिकुलर रखे जाएं तो हो सकता है नेगेटिव। मतलब कहने का है कि आप सपोज ए क्रॉस आई करें तो पॉजिटिव जे आएगा, आई क्रॉस के करें तो नेगेटिव जे आएगा, और दोनों केसेस में ये परपेंडिकुलर है। एग्जैक्टली इसमें देखें ना, ए क्रॉस बी में और ये बी क्रॉस ए में जब उसमें हम उसे करते भी हैं कि कम्यूट नहीं करते, तो बेसिकली हाँ हाँ वो चीज हम डायरेक्शन में चली जाती है ना, यानी उसमें नहीं वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं ना, इनका जी आंसर जी जो है वो नेगेटिव आ सकता है जी अगर जी वो परपेंडिकुलर हो तो। एग्जैक्टली यानी इसमें शहजाद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ए क्रॉस बी यूं है मिसाल के तौर पर, तो आप बी क्रॉस ए, परपेंडिकुलर बना दें तो वो ज्यादा बेहतर है। हाँ सॉरी ठीक है, परपेंडिकुलर बी क्रॉस ए ले लें, हाँ बी क्रॉस ए ले लें। मतलब आप एंगल जो लेंगे वो इस डायरेक्शन में लेंगे क्लॉकवाइज। यस यस है तो परपेंडिकुलर ही। हाँ, तो उस केस में फिर आपका जो यूनिट वेक्टर है वो इनसाइड हो जाएगा इनटू द पेज। यानी जैबल उसको हम डाउन साइड बनाना चाह रहे हैं 2D में, फिर इस नहीं बन सकता। ओके, सो उस केस में फिर हम बी ए कोस थीटा एन यूनिट वेक्टर नेगेटिव है तो बिल्कुल वो हम नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, सो द क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर हैविंग नेगेटिव हैविंग आर परपेंडिकुलर इन अ डिफरेंट फैशन, सो वो नेगेटिव हो सकता है। एग्जैक्टली ओके गुड, it's a lengthy paper. When a body is in motion, its dash always changes. जब body motion में होती है तो उसकी position vector हमेशा change हो रहा होता है। velocity मुमकिन है change constant हो, change ना हो रही हो, acceleration मुमकिन है constant हो, change ना हो रहा हो, but position always changes. A man is in a car is moving with velocity of this, his speed with respect to the car is. So first आप इसको यानी जस्ट रिलेटिव मोशन के लिहाज से आप इसे देख रहे हैं, तो इसका आंसर हम 0 ले लेंगे, क्योंकि अ मैन आई एम रिपीटिंग इट, अ मैन इज अ कार इन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार, तो विद रिस्पेक्ट टू द कार दैट बस उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, सो इट्स आंसर विल बी 0। इंस्टेंटेनियस, ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट उसी तरह हो गया। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल व्हेन बॉडी हैज 0 एक्सेलरेशन, यानी उसकी जो चेंज इन स्पीड है वो सेम हो, सो द चेंज विल बी 0। मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन हेंस डिक्रीजिंग द, इसमें सिर्फ वो इंपल्स का जो है वो, यस
ओके, इम्पल्स को बेसिकली एफ क्रॉस जो डेल टी है, फोर्स को वो तो चेंज नहीं कर सकता, फोर्स जो आगे लगनी है वो लगनी है, लेकिन जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा, जिससे इम्पल्स चेंज हो जाएगा, इम्पल्स से उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। सो डू वेयर हेलमेट्स, सेफ्टी मैसेज। द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज बी इलास्टिक इफ बॉडीज आर, क्या उसकी खसूसियत होनी चाहिए, दे शुड बी सॉफ्ट एंड दे शुड बी हार्ड, और सरफेस भी जारी पता है आइडियल हार्ड सरफेस ली जा सकती है। व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? सो स्ट्रेट लाइन बेसिकली जब भी वो देगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए भी हम स्ट्रेट लाइन ही कहेंगे, और जो इंक्लाइंड है वो भी स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। सो इस केस में हम स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड इन एक्स वाई प्लेन, यानी व्हाट आई एम सेइंग के थ्योरेटिकली इसको भी वो स्ट्रेट लाइन कह सकता है और इसको भी स्ट्रेट लाइन कह सकता है। फर्क खैर स्ट्रेट लाइन है नहीं, let me make it straight line then. So this is a straight line and this is a straight line. So difference basically क्या है, it's parallel to time axis and this is inclined at some angle with respect to x axis, or maybe one can say it's an xy plane. So constant acceleration के लिए ये आंसर है। What is the shape of position time graph for zero velocity? So position time graph, we have a graph, maybe we could just use the graphs, and we have zero velocity. So जीरो वेलोसिटी से मुराद है कि पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका जो चेंज है वो सेम है। सो इट शुड नॉट बी लाइक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट anywhere. Okay, just a minute. Okay. Okay, thrust on a rocket in the absence of gravitational force of attraction is, it should be constant or not constant in the absence of gravitational force. Gravitational force से मुराद ज़ाहिर बात है आप जो उसे अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड डाउन साइड, तो ये क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, सो इट विल बी नॉट कांस्टेंट, यानी रॉकेट थ्रस्ट जो है वो बेसिकली इजेक्शन ऑफ गैसेस है। ओके, दिस इज अ न्यूमेरिकल। सर ये क्वेश्चन समझ लिया है तो प्लीज सर 47 जस्ट अ मिनट, आपने कहा यू लॉस्ट योर मेन पोजीशन चेंज हो रही है जी, जस्ट 47। ओके, सो इट सेज के यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का, जस्ट अ मिनट, ओके दिस इज एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी बेसिकली ये शो करना चाह रहा है कि आप लेट्स सपोज उसका ग्रेविटी का इफेक्ट उस तरह नहीं है, लेकिन जो मेन इसमें क्वेश्चन यही है कि जो रॉकेट है वो एक्सेलरेटेड मोशन करता है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती, सो इट विल चेंज ऑलवेज। लेकिन उसका जो मतलब एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगी इजेक्टेड गैसेस पे, मतलब अगर इजेक्टेड गैसेस हैं वो कांस्टेंट हो, अगर रेट कांस्टेंट हो तो क्या लेकिन मींस अगर थ्रस्ट जो है वो इजेक्टेड गैसेस पे ही तो डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट हो तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि रॉकेट, हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड से देखा जा सकता है, अगर तो ग्रेविटी है बार फिर तो वो नहीं होगा ना, वो चाहे हम गैसेस हाँ को, फिर तो नहीं होगा, फिर हाँ नहीं फिर तो होगा, नहीं होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब उसकी उसके एब्सेंस में ऑपोजिट कहा जा नहीं है सकता ना, है। फिर ग्रेविटी कम ज्यादा नहीं हो रही, बिल्कुल फिर हम इसको सी ले सकते हैं, बिल्कुल इसको सी ले सकते हैं। जस्ट अ मिनट, एग्जैक्टली हम अगर इसको न्यूटन लॉ लगाएं तो mg 0 है, और जस्ट हमारा थर्स्ट ही है जो इस पे एक्ट कर रहा है। यस ठीक है, ये सी ले सकते हैं।
Okay, the acceleration force of a wind on a small 200 kilo, ये क्वेश्चन जो है ये व्हाट वाज आंसर, आई थिंक 1.5 सेकंड, क्या था 2.5 था ये, हाँ जी, शहजाद ने 2.5 ग्रुप में शेयर किया था। आई विल, जब मैं इसे अपलोड करूंगा आई विल पुट इट देयर। सो इसमें जस्ट आप उसमें प्रॉपर्ली सॉल्व हुआ है, तो जैसा आपने नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो बनानी है, उसमें वेक्टर्स को लेना है, जस्ट वेक्टर कंपोनेंट लेने हैं 700 और 500 न्यूटन के अकॉर्डिंगली। बाकी इसमें पीपीएससी के लिहाज से ये वैल्यूज थोड़ी सी इजी होंगी, ताकि इसे आप विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकें। An ant on a picnic table travels 30 centimeter eastward, 25 centimeter northward and 15 centimeter westward. तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट आपने देखना है क्या है। सो अगर इसे हम बनाएं, ओके, सो बेसिकली नॉर्थ हम राइट पे लेंगे, लेफ्ट पे? ऊपर ऊपर। यस, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये सबसे मुश्किल चीज हो जाती है बात का, याद रखना। एंड साउथ, ओके। 30 centimeter east of eastward है 30 points, then 25 centimeter है इस तरफ, and then 15 centimeter है westward. So इसको अगर आप solve करेंगे with respect to component squares, यानी अगर आप इसकी magnitude लेते हैं, have someone solved it? I don't know कि इसका आंसर क्या होगा। शहजाद, इसको सॉल्व कर लें वैसे, 30 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर उस यानी पे इस पे करें तो सॉल्व किया आ जा सकता है। जाएगा। हाँ जी, सॉल्व किया हाँ, सोल्व किया जा सकता है इसे। ओके, सो ये बेसिकली जो मैं बात कर रहा था, राउंड ऑफ टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो हमें बेसिकली ये यहाँ तक चाहिए बस, तो बाकी सारे नंबर यूजलेस हैं। तो अगर हम एफएससी की बुक से स्टाइल से चलें तो पहले हम 3 को देखेंगे, फिर 7 को, फिर 6 को, फिर 5 को, फिर 6 को, और दैट विल टेक अ लॉट टाइम। सो जस्ट यहाँ पे आए, हम जस्ट 5 को देखें कि 5 की वजह से इस पे क्या इफेक्ट होगा। तो जनरल रूल से कि आप जस्ट 5 को देखें, और इस 1 इवन है तो उसे, ओड है तो उसे इवन कर दें, लेकिन जस्ट आपने 5 के बाद देखना, 5 के बाद 2 है तो आपने उसे बढ़ाना ही बढ़ाना है। सो इट विल बी 2.2 बी इज आंसर। सो ये बेसिकली रूल है जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले, थोड़ी देर पहले फर्स्ट वीडियो में, कि अगर बहुत बड़ा नंबर है तो आपके पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप आखिर से शुरू हो जाए। थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिएगा। पहले मेरे पास, मैंने वीडियो नहीं देखी इसके ऊपर, मतलब जो फ्रैक्शन के बाद इसके ऊपर हमने कौन से डिजिट को हमने फोकस करना है? उसमें फोकस इन अ वे करना है कि आप यानी यहाँ तक मैंने आना है, ये 2.1 को मैंने या तो 2.1 रखना है या 2.2 करना है, ये मेरे पास बस 2 ऑप्शन है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो अब अगर 5 को देखा है, 5 के बाद अगर तो 0 है या 5 के बाद कुछ भी नहीं है, तो फिर आपने वही रूल लगाना है, इवन को इवन रखें, ओड को इवन कर दें। लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ भी है, बस ना होने वाली तो बात नहीं होगी, क्योंकि आगे बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, तो देन आपने उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है। इवन ओड वाला रूल नहीं लगेगा। इवन ओड वाला रूल सिर्फ तब लगेगा जब 5 के बाद 0 है या 5 के बाद कुछ नहीं है। यूजुअली 5 के बाद कुछ ना कुछ तो होगा। सो वन कैन से 5 के बाद अगर 0 है तो पीछे इवन ओड रूल लगाएं, जो कि हमारी एफएससी की बुक में है। और अगर 0 के अलावा कुछ भी है, यानी 1 से लेकर 9 तक रियल नेचुरल नंबर्स, तो फिर जो है आपने उसे रेस करना ही। अगर इवन भी है फिर भी रेस करेंगे, ओड है तो फिर भी रेस करेंगे। राइट शहजाद? हाँ जी। Okay. You are supposed to determine the height of tower. You drop a stone and measure the time that taken by the ball drop from tower to 4 second height is about. So same scenario अभी जो हमने ऊपर ये भी डिस्कस किया कि आप सिंपल हाफ GT स्क्वायर फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो you can check out the answer. I don't remember.
या मे बी 4 is 16. 16 divided by 2 is 8, or 8 into 9.8 will be around about 980 something, whereabout approximate answer. If the velocity of car is decreasing along a straight line, यानी decrease कर रही है, तो velocity and acceleration are anti-parallel. It's a short question कि acceleration और उसकी direction जो है वो opposite हो जाएगी. Less precision results in which type of error? Systematic error. कि जब भी precision is relevant to instrument. So less precision से मुराद है कि आपका instrument अच्छा नहीं है. So it's a basically systematic error thing. Leap year is a year having 29 Feb. Completely divided by 4 comes after every 2 years. Both A and B. Okay, so A B answer ठीक है. 29 Feb होता है और इसे हम equally divided by 4, यानी आपसे पूछा जाए कि ये leap year है कि नहीं 2022, so you simply divided by 4. अगर तो 4 पे completely divide हो जाए तो है, otherwise नहीं है. So 2024 will be a leap year. So when the torque on a body acting is 0, so the options are the force applied in parallel to the line of action. The angle between force and moment arm is 90. तो अगर हम देखें तो इसके दरमियान आता है sin थीटा. So sin 90 और 270 पे मैक्स होता है. So ये तो नहीं हो सकते. So अगर पैरेलल हम अप्लाई करते हैं, so पैरेलल मीन 0 डिग्री. So 0 डिग्री के लिए sin 0 होता है. So A will be the answer. Okay, a book is lying on the table. How many forces are acting on it? So there will be 2 forces in a simple scenario. One the weight downside and the normal reaction force upside, या contact force जिसे कहा जाता है. If a golf ball is hit with much more force at same angle as before, the initial acceleration will certainly increase. According to Newton's second law, is F is equal to ma. Force increase, so acceleration will increase. Okay, so ये क्वेश्चन इंटरव्यू में मुझसे ज़्यादा डिस्कस हुआ. जैसे मैंने कहा फोर्स, यानी क्वेश्चन वाज के हर फोर्स से एक्सेलरेशन पैदा होगा, यानी हर तरह कोई भी फोर्स लगाएं तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा. सो इट्स आंसर इज एवर नो. हर एक फोर्स से नहीं पैदा हो सकता, सिर्फ जो अनबैलेंस फोर्स होगी उससे एक्सेलरेशन पैदा होगा. हो सकता है जिस पे 10 फोर्सेस लग रही हो लेकिन 10 की 10 बैलेंस कर रही हो, सो इट मींस देयर विल बी नो एक्सेलरेशन. देन द लीडिंग क्वेश्चन वाज कि एक दीवार है, दीवार पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन क्यों नहीं पैदा हो रहा. सो देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स जो कि उसे बैलेंस कर रही है. सो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम में बेसिकली फोर्स अनबैलेंस्ड नहीं है. Okay, so from the same height, body K falls straight down from the cliff and body M falls a curved parabolic path. So who will reach first? So the physics says both will reach at the same time. So D is the answer. So let's see how much marks I got. Okay, I will not get max this time क्योंकि मैंने कुछ question miss किए हैं. Okay, required. Let's put 2 cars then. Okay. Okay, let's move on.